नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार में हूं प्रकाश जायसवाल और आज हमारे साथ मौजूद हैं संभाग के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज सेवी सुशील सिंघल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सर, सामाजिक क्षेत्र में आपके जितने भी नवाचार होते हैं बड़े अनुकरणीय होते हैं। हाल ही में आपके द्वारा अभी आपके जन्म दिवस पर जो आयोजन किया वो एकदम से अलग था। आखिर क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, बहुत कुछ अलग तो नहीं था कि समाज में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम करते ही हैं और हमने कुल मिला के इस बार ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो भी हम काम अपने जन्मदिन पे करेंगे वो सामाजिक सरोकार वाले हों, क्योंकि हम अपना जन्मदिन जो है अपने मनोरंजन के लिए, अपने फैमिली के मनोरंजन के लिए तो हमेशा ही करते आए हैं। कुछ ऐसा करें जो कि समाज को अच्छा लगे और समाज के हित में हो, और फिर उसी पहल को लोग आगे बढ़ाएं और वे भी इसी तरह के काम करें तो समाज को उसका फायदा मिलेगा। तो उसी संदर्भ में फिर हमने प्लांटेशन का काम रखा। उस दिन कब्रिस्तान में प्लांटेशन हुआ, करीब 120 पौधे हम लोगों ने उस दिन लगाए थे और उसके पीछे एक बड़ी टीम थी। उस टीम में बहुत सारे सहयोगी भी थे जिन्होंने सब काम किया। तो अगर कोई कहे कि मैंने कोई ऐसा खास काम किया था तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। पहल जरूर मैंने की थी और मेरी पहल भी लोगों को देख के ही है। मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है कि लोग इस तरह के अच्छे कार्यक्रम करते हैं, तो मैं भी उन्हीं का हिस्सा बना और मैंने भी इस तरह का कार्यक्रम किया। सर, लगभग इस कार्यक्रम में कितने पौधे लगाए गए और साथ ही लोगों ने काफी संकल्पित भाव से ये भी कहा कि हम भी अपने जन्मदिवस पर कुछ ऐसा करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर इसको हर कोई फॉलो करे, हर कोई इस कार्यक्रम को अपने बर्थडे पर आयोजित करे अथवा जो भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं उस दिन अगर इसको आयोजित करेंगे तो बड़ा एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से बड़ा काम निश्चित रूप से देखा जाए तो शेड्यूल की पॉपुलेशन 1 लाख है और दिन तो 365 ही होते हैं। अगर उनमें से 5% या 7% जनता भी ये करने लग जाए तो मुझे लगता है कि पूरा शेड्यूल हरा भरा हो जाएगा और हरियाली से भरपूर हो जाएगा। और हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया, जब हम प्लांटेशन करके लौट रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कुछ और अच्छा कर लिया जाए, तो फिर हमने ब्लड डोनेशन भी किया। और जब मैं ब्लड डोनेशन कर रहा था तो मेरा बेटा मेरे बगल में खड़ा हुआ था, ही जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। तो उसके मन में भी एक बात आई, उसने कहा कि पापा मैं भी ब्लड डोनेशन करना चाहता हूँ, और उसने भी ब्लड डोनेशन किया। बिल्कुल सर, वस्तुतः आपके कार्य व्यवहार से लोग परिचित तो हैं, लेकिन क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज पहली बार लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मूलतः रूंगटा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। बुढ़ार से करीब 4-5 किलोमीटर दूर पे जगह होती है और मेरी शिक्षा दीक्षा मिडिल प्राइमरी और मिडिल क्लास मैंने वहीं से की है। 8वीं तक का मैंने पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल शहडोल में गवर्नमेंट स्कूल से किया है और शहडोल डिग्री कॉलेज से मैंने BSc किया है। मैं से प्योर अगर मुझसे कहा जाए तो मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए मैं दिल्ली गया और CA क्वालिफाई करने के बाद मैं 98 में शहडोल में वापसी आया। सर, शुरू से CA बनना चाह रहे थे क्योंकि आपके जो कार्य व्यवहार हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चहुमुखी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोग काफी ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। तो शुरू से CA बनना चाह रहे थे या नहीं? CA की कल्पना पर ने जीवन में की नहीं थी और अब मुझे तो शायद पता भी नहीं था कि CA क्या होता है जी। उस जमाने में साइंस स्टूडेंट हुआ करता था और मैंने जब 9th, 10th, 11th क्लास में था तो बहुत सारे मॉडल्स बनाए जो कि जिले में प्रथम आए, संभाग में प्रथम, और अल्टीमेटली जब 11th में एक मैंने मॉडल बनाया था उसको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और नेशनल एग्जीबिशन में मेरा मॉडल गुवाहाटी गया था। और उस समय ज्ञानी जेल सिंह जी हमारे राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने भी उस मॉडल को काफी सराहा था। और NCERT की किताब निकलती है एग्जीबिशंस के ऊपर में, तो उसमें वो मेरा मॉडल पूरा प्रकाशित हुआ था। तो मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट था, बाद में मैं रिसर्च में जाना चाहता था, तो आर्थिक भाव कहिए या गाइडेंस की कमी कहिए, मैं उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर मैं अचानक एक दिन CA स्टूडेंट बन गया। सर, निसंदेह पूरा शहर जानता है कि आपने कई लोगों को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संवारा है। ये पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हजारों युवा बेरोजगार हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि उनकी जिंदगी संवर सके? देखिए, बेरोजगारी की समस्या कई वजह से कि एक तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं लगे। जी। अगर मैं बात करूँ तो अपने यहाँ वनोपज बहुत अच्छा है। अब हर्रा हो, बहेड़ हो, आंवला हो, महुआ हो, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री हमारे शहडोल में लग जाए या शहडोल के आसपास किसी गांव में लग जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को ये रोजगार मिल सकता है। और जब दूसरों को हम रोजगार करते देखते हैं और उसके सब्सिडरी कंपनीज भी बहुत सारी हो जाती है जो अलग एंसेलरी प्रोडक्ट्स होते बनाती है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है और उससे युवा निश्चित रूप से कुछ आगे बढ़ सकता है उस काम में। सर, 2 तरीके की शिक्षा होती है, एक तो तकनीकी शिक्षा होती है और दूसरा एक जो नॉन टेक्निकल होते हैं। ये जो नॉन टेक्निकल होते हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नॉन टेक्निकल के लिए भी फील्ड खुली होती है क्योंकि पूरे देश भर में जो कहना चाहिए कि जो काम होता है, मतलब टेक्निकल काम तो काम करने वाले करते हैं जी, बिल्कुल। उस टेक्निकल काम को जो संभालने वाले लोग होते हैं या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो सब नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। तो जब टेक्निकल काम देश में पैदा होता है तो नॉन टेक्निकल काम उसके साथ में पैदा अपने आप ही होता है। बिल्कुल। सर, नगर की सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और विकास पर कुछ फोकस डालना चाहेंगे? सौंदर्यीकरण तो काफी कुछ हो चुका है यहाँ पे।
और हो भी रहा है, काफी ठीक है शेड्यूल को अगर कंपेयर करें अन्य शहरों से मध्य प्रदेश के, तो मुझे तो शेड्यूल बहुत बेहतरीन दिशा में दिखता है। कुछ समस्याएं होती हैं वो अपने शहर की अपनी होती है, हमारे यहाँ भी है, सड़क की है, पानी की व्यवस्था है, यातायात थोड़ा व्यवस्थित है। छोटे शहरों में थोड़ा सा व्यवस्था इसलिए होती है कि लोगों को अफराद जगह मिलती है, शहर छोटा होता है तो लोगों को आदत पड़ जाती है, लेकिन शहर धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग भी सुधरने लगते हैं। वो आप देख रहे होंगे पहले जिस तरह से लोग पार्किंग करते थे शेड्यूल में, और आज जो पार्किंग करने का नया तरीका लोगों ने अपनाया है, तो मुझे लगता है लोग अपने आप ही ठीक होते हैं, उससे बहुत कुछ करने का है नहीं। सर, चूंकि शहर हमारा काफ़ी छोटा है, हम सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और जब विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कई दिक्कतें आती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों का एक कहना चाहिए कि संवेदनशीलता ना हो या उनकी विकास के प्रति भावना ना हो। इसमें जनता काफ़ी ज़्यादा कसमोकस में रहती है कि विकास आखिर कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। आप इस प्लेटफॉर्म से जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए क्या बेहतर कहना चाहेंगे, क्योंकि संभागीय मुख्यालय भी हो चुका है अब शेड्यूल। मुझे 2-3 समस्याएं यहाँ प्रमुख नजर में आती है। एक तो हमारे जिले में कोयले का प्रोडक्शन बहुत आयत में होता है, जी, लेकिन शायद कोई प्रतिबंध लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोयले की डंपिंग यहाँ पे शेड्यूल जिले में नहीं होती है। जब डंपिंग नहीं होती तो उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग पनपते हैं, या कोयले की डायरेक्ट ट्रेडिंग हो या इनडायरेक्ट उसका कंजम्पशन हो, वो शेड्यूल जिले में होता नहीं है। कोयले का पूरा व्यापार अपने आसपास के जिलों में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर में, और अगर आगे इधर बात करें तो कटनी से संचालित होता है। तो अगर वो धारा हट जाए और यहाँ पे कोयले की डंपिंग होने लग जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा व्यापार उससे जनरेट होने वाला है, और युवा वर्ग को बहुत अच्छा रोजगार भी उसमें मिल सकता है और शहर की तरक्की भी उसमें दिखेगी। एक तो मुझे ये मुद्दा नजर आता है। दूसरी बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ कि यहाँ वनोपज काफी है, अगर वनोपज से आधारित उद्योग लगा दिए जाए तो उसमें एक बहुत बेहतरीन रोजगार यहाँ पे लोगों को मिल सकता है। तीसरी बात मैंने ये देखा है कि एक अपने यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के काफी प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है शेड्यूल एक आध जिले ही ऐसे होंगे मध्य प्रदेश में जहाँ पे कि जमीन खरीदने बेचने से जब भी रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो आपको कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन लगा के एक परमिशन लेनी होती है कि मैं इस जमीन को सेल करता हूँ, नहीं कर सकता। इसका जो मूल उद्देश्य था वास्तव में इसका ये था कि जन सामान्य जो है अपनी जमीन, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं बेचारे, उनकी जमीन कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति ना ले ले, बिल्कुल, और उसको प्रताड़ित ना करे, इसलिए नियम बना। पर हो ये रहा है क्योंकि उनकी जमीन अब सामान्य व्यक्ति खरीद नहीं पा रहा है तो वो अपने ही वर्ग के दूसरे व्यक्ति को सामान बेचने लगते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, उसकी वजह से उनको औने पौने दाम पे बेचनी पड़ती। तो जो एक्ट उनके फायदे के लिए बना था उनको वास्तव में नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है इस पे एक रीथिंकिंग होनी चाहिए और सोचना चाहिए क्या इस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए और जमीन की खरीद फरोख्त में क्या वाकई परमिशन की जरूरत होनी चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे विचार अवश्य करना चाहिए। क्या जिन उद्देश्यों को लेके ये बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति आज की डेट पे हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल, काफी सवाल भी उठते हैं प्रशासन को लेकर, और हालांकि अब देखने में ये भी आता है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीदता है, फिर उसके बाद उसको सेल करता है, तो कहीं ना कहीं एक माफिया की कैटेगरी में ही लगातार ये चीजें निकल के आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने लिए काफी अच्छी बात नहीं हो सकती है। सर, योग आध्यात्म को लेकर भी लगातार आप काम करते आ रहे हैं और आपके नेतृत्व में संभवतः पिछले पंचवर्षीय में स्वामी रामदेव जी का भी आगमन हुआ था, बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ था। इस ट्राइबल क्षेत्र में योग और आध्यात्म को लेकर अभी आपका आगे का प्लान क्या चल रहा है? नहीं, योग तो क्या एक्चुअली अपने आप में संपूर्ण है। मुझे लगता है जैसे मुझसे कोई पूछता है कि कोई एक लाइन में एक बात बताओ कि वो हम शुरू कर दें तो क्या होगा, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ सवेरे 5 बजे उठना शुरू कर दो। अब होगा क्या, अगर एक आदमी 5 बजे उठेगा तो उसको लगेगा मैं इसको समय में क्या करना, तो वो प्रतिकूल कामों में तो जा नहीं सकता सवेरे, तो अनुकूल काम ही करेगा, तो क्या करेगा, योग पे आ जाएगा। तो पहले 5 बजे उठेगा, फिर योग पे आ जाएगा, और योग पे उठ जाएगा तो उसकी सारी शक्तियां जो है केंद्रित हो जाएंगी। फिर उसका कोई भी फील्ड में अगर वो काम करने की कोशिश करेगा तो कभी भी विफल नहीं होगा। तो मुझे लगता है योग अपने आप में कंप्लीट है। बिल्कुल। सर, एक महत्वपूर्ण बात है, निश्चित रूप से आपका जो प्रोफेशन है, और उसके बाद जब भी कभी कोई मार्गदर्शन की बात आती है तो लोग आपके पास ही आते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक सलाह लेके एक काम को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिंतन और चिंतनीय स्थिति बनी हुई है। कोई ऐसा प्लान आपके समझ में आता है कि जिसको हम जमीनी स्तर पर अगर उसको क्रियान्वित करें तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि लगातार हम सरकार पर जिम्मेदारी थोपते हैं, प्रशासन पर जिम्मेदारी थोपते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिम्मेदारी थोपते हैं, निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी बनती है, बावजूद उसके सामाजिक दृष्टिकोण से हम कितना बेहतर कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखा जाए तो शेड्यूल में कोई सुविधाओं की कमी नहीं है आज की डेट पे। बिल्कुल, अपन बहुत छोटे शहर में रहते हैं, इसके बावजूद ही अपने पास मेडिकल कॉलेज है। सबने देखा ही है कि 1.5 साल जो कोविड के 2 चरण आए उसको किस तरह से मेडिकल कॉलेज ने हैंडल किया, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये हैंडल हुआ। और
हमारे यहाँ बहुत कम कैजुअलिटी हुई और काम बहुत अच्छा हुआ। इसके बावजूद भी गाहे बगाहे बहुत सारी न्यूज जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज को लेके आती रहती हैं, तो ये बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के कुछ लोग उससे जुड़ जाएं तो इस स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। जैसे मेरे मन में एक विचार आता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3, 4, 5 वार्ड हो हॉस्पिटल के, जी बिल्कुल। एक वार्ड को 2, 3 लोग गोद ले लें। होता है कि सरकारी प्रक्रिया में किसी छोटी चीज को ठीक करने में काफी टाइम लगता है। मान लीजिए कूलर बिगड़ जाए, तो कूलर को ठीक करवाने की भी जो शासकीय प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। उन्हें नोट शीट लिखना होगा, फिर किसी को आदेश देना होगा, फिर वो कंप्लीट करेगा, फिर वो बिल रेज करेगा, फिर उसको पेमेंट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोसेस के कारण बहुत सारे काम हॉस्पिटल में नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि अगर हम सामाजिक संगठनों को इकट्ठा कर ले या उनके बीच में कोई बातचीत का एक दौर तय कर लें और उनको कुछ जवाबदारी दे। बहुत सारे लोग हैं जैसे इस तरह की जवाबदारी लेना चाहते हैं, तो इस तरह के अलग अलग सामाजिक संगठनों को अलग अलग जवाबदारी दे दी जाए तो मुझे लगता है कि अस्पताल को बेहतर होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और समाज जब डायरेक्टली जुड़ जाएगा अस्पताल से तो बहुत बेहतर काम हो पाएगा। सर, उद्योग धंधों की बात चल रही थी। हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में कोयलांचल है, हमारे क्षेत्र में रिलायंस है, हमारे क्षेत्र में अल्ट्राटेक है, हमारे क्षेत्र में ओपीएम है। बावजूद उसके भी जो जमीनी स्तर के युवा बेरोजगार हैं उनको किसी तरीके से वहाँ पे स्थायी नौकरी अथवा रोजगार के चीजें नहीं दिख रही हैं। ये तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन की कमी है। मध्य प्रदेश शासन जब भी अपने किसी जिले में कोई उद्योग स्थापित करने की परमिशन देती है तो वो उस एग्रीमेंट में अपना क्लास डाल सकती है कि आप स्थानीय लोगों को रोजगार दोगे। तो और दूसरा क्या आप देख भी पा रहे हैं कि शहडोल जिले में कहीं ना कहीं नेताओं की कुछ कमी सी हो गई है, या यूं कहें कि हमारी बात को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। तो एक बेहतरीन नेता की जरूरत है शहडोल को इस समय, जो हमारी बात को भोपाल और दिल्ली तक पहुंचा पाए, और जब भी कभी ऐसे उद्योग लगे तो वो उद्योग में इस बात का पहला क्लास डाला जाए कि स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार का कुछ प्रतिशत जो है तय हो जाए। तो अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब उद्योग धंधों को जब तक इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक अब उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपको रोजगार दें। इसके लिए पहल तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको ही करनी होगी, पर ऐसा किया जा सकता है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सर। सर, आपको हर रूप में नगर की जनता ने देखा है। कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी जनता देखना चाहती है। क्या यदि ऐसी स्थिति कभी आई तो आपका क्या रुख होगा? नहीं, मैंने कभी राजनीति में जाने के बारे में कभी सोचा नहीं है, और बहुत सारे काम बिना राजनीति में जाकर के भी किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर कभी भी किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी फील्ड में बेहतर कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन अभी जनप्रतिनिधि बनने का जिसको लोग बोलते हैं लीडर्स वो ना तो मैं चाहता हूं, और मुझे लगता है मेरे फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान्स भी अभी तो नहीं है। कभी हो सकते हैं पर अभी तो नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल एक, लेकिन उसके उत्तर हम 2 रूप में जानना चाहेंगे। पहला तो चूंकि आपका जो प्रोफेशन है उसके अनुसार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को एक अच्छा सीए बनने का ख्वाब है, वो किस तरीके से तैयारी करें और कैसे आत्मिक रूप से जुड़ के सफलता हासिल करें। दूसरा, जैसा कि हमने कहा कि ये पूरा ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है और उद्योग रोजगार ना होने के बावजूद भी यदि उसे सक्षम होना है तो उसे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत है? देखिए, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात करूं तो जिस वजह से मैंने चुना था इस प्रोफेशन को, आज भी वही चीजें मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सीए जो है लोवेस्ट कॉस्ट प्रोफेशन है और हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। बहुत कम लागत यानी बहुत कम फीस पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि आज भी इसकी टोटल जो फीस होगी वो करीब 40,000 से 50,000 रुपए होगी, जो किसी अच्छे स्कूल की नर्सरी स्कूल की फीस से भी कम होती है। ये टोटल फीस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, और इस 3 सालों के बीच में जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ट्रेनिंग करते हैं तो इतना ही करीब आपको स्टाइफंड भी मिल जाता है। तो अगर मैं सच कहूं तो सीए की जो टोटल फीस है वो शून्य के बराबर है, और पेड प्रोफेशन अच्छा है। आप देख ही पा रहे हैं, मैं हूं और मेरे जैसे 20-22 चार्टर्ड अकाउंटेंट शहडोल में हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रोफेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि सीए प्रोफेशन में शायद आर्थिक स्थिति आड़ेगी, तो मैं सबको बता देना चाहता हूं कि सीए प्रोफेशन में अर्थ का तो कोई उपयोग ही नहीं है। अर्थ कहाँ लगता है? अब आप शेड्यूल में रहने की बजाय आप सोचते हैं कि मैं इंदौर चला जाऊं, भोपाल चला जाऊं, या दिल्ली चले जाऊं, मुंबई चले जाऊं, बिल्कुल, तो वहां पर रहने की कॉस्ट तो आपको आएगी। शेड्यूल में आप रहते हैं तो शेड्यूल की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है, और मेट्रो में रहेंगे तो मेट्रो की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। लेकिन फीस आपकी इंटैक्ट होगी। जो फीस आपकी शेड्यूल में लगने वाली है वही फीस आपकी मुंबई में रह के आने वाली है। सीए की तैयारी आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि सीए का जो सिलेबस है और जो उनका स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वो इतना बेहतरीन तरीके से है कि उसको पढ़ करके भी आप सीए बन सकते हैं, और लोग बन ही रहे थे। अब बीच में एक प्रचलन चल पड़ा कोचिंग का।
आप देख रहे हो हर प्रोफेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आजकल लाइन लग गई है। वैसे ही सीए प्रोफेशन में भी हो गया है कि लोग तैयारी के नाम पे अपने कोचिंग करने लग गए हैं, जबकि स्टूडेंट वो भी बेहतर कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ आती है कि फला IAS हो गया, IPS हो गया और उसने घर पे बैठ के किया, उसने कोई खास किसी इंस्टीट्यूशन से तैयारी नहीं की थी। ऐसा ही सीए में भी है। तो मुझे लगता है कि सीए आप अपनी जगह पर रह के भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का उपयोग करें और बहुत कम लागत में मैं तो कहता हूँ 0 फीस हो गया, क्योंकि जितना आप कर रहे होते हैं फीस के रूप में उतना ही आपको स्टाइफंड के रूप में मिल जाता है। सीए के दरमियान में आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में ही होती है। तो उन 3 सालों में आप इतना कुछ सीख लेते हैं कि 3 साल बाद जब आपसे बाहर आते हैं तो आप, मुझे लगता है 1,50,000 रुपए महीने के तो आदमी आप वैसे ही हो जाते हैं जब सीए नहीं बनते हैं, और सीए बन गए तो फिर बात ही कुछ और है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आपके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है, आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सीए प्रोफेशन को चूज कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी और आपका कैरियर के 4 चांद लग जाएंगे आपको। बिल्कुल। सर, इसी में से एक प्रश्न और मैंने किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि उद्योग धंधे की कमी है, उसके बावजूद चूंकि आपका प्रोफेशन है, बेहतर तरीके से लोगों की काउंसलिंग करते हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगार युवक हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, नौकरियां तो सबके लिए पहले भी उपलब्ध नहीं थी और आज भी उपलब्ध नहीं है। नौकरी तो पूरे देश भर में 1-1.5% लोग कर रहे हैं, बाकी लोग अपने उद्योग ही करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या कुछ काम करते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ टेक्निकल काम सीख लेना चाहिए। वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो IIT के कोर्सेज, ITI के कोर्सेज हो सकते हैं, वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो सकते हैं, और इन सब की भरपूर मार है। मैं तो उल्टा देख पाता हूँ कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन लड़कों की कमी है जो कुछ काम कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मामला बनता है कि उन्होंने शिक्षा इस तरह से प्राप्त नहीं की है या उन्होंने अपना रुझान नहीं दिखाया जिसके वजह से टेक्निकली साउंड नहीं हो पाते। तो शिक्षा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किस फील्ड की ओर तैयार हो रहे हैं। कोई एक फील्ड मन में तैयार कर लें, और उससे रिलेटेड आप बड़ा कोर्स नहीं कर पाते तो सबके छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं आजकल। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं। ये सब करें तो मुझे लगता है कि रोजगार जैसी कोई जरूरत है नहीं किसी से रोजगार मांगने की, आप खुद रोजगार पैदा कर सकते हैं दूसरों के लिए। सर, नई शिक्षा पद्धति लागू हो चुकी है, कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा और आखिर खास बात क्या है उसमें? नई शिक्षा पद्धति को लेकर के मैं अभी कोई विचार व्यक्त करूं बहुत जल्दी होगी, और मैंने देखा जाए तो मैंने उसका बहुत सलीके से अभी अध्ययन भी नहीं किया है, और मैं कोई ऐसी बात कहे जाऊं जो मुझे खुद संज्ञान में नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल। जी दोस्तों, तो आप देख रहे थे समाज सेवी और प्रदेश के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंघल जी को सुन रहे थे, और बाकी चहुमुखी क्षेत्र में उनकी एक पकड़ और उनका एक अनुभव आज अपने दर्शकों के बीच हम साझा कर रहे थे। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सभी। अबू हनीफा एजेंसी, द डीलर ऑफ एशियन पेंट्स। एक खूबसूरत घर बनाने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते हैं। घर की दीवारों को और खूबसूरत बनाइए बॉम्बे टेक्सचर वर्क के साथ। महसूस करिए अपने घर की दीवारों की खूबसूरती। मेरे घर की खूबसूरती का राज बॉम्बे वर्क टेक्सचर है। आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दे, हजारों रंग, हजारों टेक्सचर। संपर्क करें सरफराज खान जी से। बॉम्बे टेक्सचर वर्क ओनली इन अबू हनीफा एजेंसी। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव का दांतों का अस्पताल स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक शहडोल। दांतों से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का इलाज सिर्फ स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक में। हर मरीज पर विशेष ध्यान अपने बल के साथ इलाज किया जाता है। चेंज योर स्माइल विद अस। अपने चेहरे की मुस्कान को वापस पाएं। स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक, नियर झूला पुल, गायत्री मंदिर रोड, शहडोल।